सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे ब्राज़ीलियन गीर के बारे में। ब्राज़ील वाले जो है वो तकरीबन 18वीं सदी के अंत से ही उन्होंने गीर गाय को ले जाना शुरू किया था हमारे देश से। और आज भी जब वो लोग आते हैं हमारे देश में तो गीर गाय का सीमेन और एम्ब्रियो अपने देश में लेकर जाते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि उनके पास, आप जैसा कि न्यूज़ में देखते हैं, 40-50 लीटर वाली उनके पास गायें हैं, तो फिर भी वो लोग जो है वो हमारे देश में आकर क्यों सीमेन और एम्ब्रियो लेकर जाते हैं। हमारे पास तो इतनी अच्छी गायें नहीं है 40-50 लीटर जो है वो दूध दे पाए, तो वो लोग इन सभी के सीमेन क्यों लेकर जाते हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो मेन टॉपिक होगा हमारा वो यही होगा कि 40-50 लीटर देने वाली गाय और इतने बढ़िया ऑर्डर आप देखोगे उनमें, ब्राज़ीलियन गायों में इतने बढ़िया ऑर्डर कैसे बन गए, उनके ऊपर हमारा आज का मेन टॉपिक है। मैं एक छोटा सा कंपैरिजन आपको करके भी दिखाऊंगा। और हाँ, हॉर्मोन्स के इंजेक्शन और क्रॉस ब्रीडिंग, इन दोनों के ऊपर आप सभी को काफ़ी बढ़िया नॉलेज है, उनके ऊपर मैं कोई भी बात नहीं करूँगा। मैं दूसरे जो कई सारे फैक्टर्स हैं जिससे कि गाय या फिर कोई भी ब्रीड आप अच्छी बना सकते हो, उनसे आप अच्छा दूध या फिर मिल्क प्रोडक्शन आप ले सकते हो, उसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ब्राज़ीलियनों ने इतनी बढ़िया ऑर्डर वाली गायों को कैसे तैयार कर लिया। तो इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स है, एक के बाद एक मैं आपको सारे ही समझाऊंगा। लेकिन इसमें सबसे पहले जो आता है वो है सिलेक्शन में आप देखिए, वो 18वीं सदी के अंत से ही वो गाय लेकर जाते हैं, वो सबसे बढ़िया गाय लेकर जाते हैं। पैसे भी वो बहुत ज़्यादा इसके पीछे खर्च करते हैं और सिलेक्शन जो है वो उनका हमेशा बढ़िया रहता है। उन्हें जो चीज़ चाहिए वो यहाँ से वो खरीद कर ही जाते हैं। और जबकि अब अगर हम भारत की बात करें तो आजकल जो है वो मार्केट चल रही है काबरे रंग की। तो अगर आप किसान के पास जाओगे और उन्हें पूछोगे कि कौन सा वाला सीमेंट लगाना है, तो वो बस यही कहेगा कि काबरा बुल चाहिए हमें, काबरे बुल का आप सीमेंट जो है वो हमारी गाय को लगा दो। तो इस तरीके से जो है वो हम हमारी गिर गाय को पीछे लेकर जा रहे हैं। अगर हम इसी तरीके से सिलेक्शन के ऊपर काम करते रहे तो हमारी गिर गाय कभी भी ब्राज़ीलियन गिर के जितना मिल्क प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी। इसलिए सिलेक्शन जो है उसके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जबकि ब्राज़ील में क्या है, ब्राज़ील में 2 तरह की गिर है और हाँ, इन 2 टाइप्स को वो लोग रेस भी कहते हैं। जैसे कि पहली हो गई डेयरी रेस की गिर। डेयरी रेस में क्या होता है कि जो गिर गाय हैं उनका सिलेक्शन उनके मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर होता है। उनका जो ऑर्डर है वो कितना ज़्यादा टाइट है, कितना ज़्यादा बढ़िया है, टीथ साइज़ क्या है, वो सारी छोटी छोटी जो जानकारियाँ होती हैं उनके ऊपर ही वो लोग जो है वो गिर गाय का सिलेक्शन करते हैं। हालांकि इसमें गिर ब्रीड के जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि माथा अच्छा होना चाहिए, कान अच्छे होने चाहिए, वो सारी चीज़ों के ऊपर वो लोग इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन और अडर की साइज़ कितनी है, कितना बढ़िया दिख रहा है अडर, सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर ही वो लोग ध्यान देते हैं। जबकि जो दूसरी रेस है वो है बीफ रेस। बीफ यानी कि गाय का मांस। वो लोग गाय का मांस खाते हैं, तो वो लोग जो है वो उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि गाय की कद काठी क्या है, कितना ज़्यादा मांस जो है वो प्रोडक्शन कर सकती है। तो उसके ऊपर उनकी दूसरी रेस हो गई। और इसमें जो है वो ब्रीड कैरेक्टर्स डेयरी रेस के मुकाबले ज़्यादा होंगे, और लेकिन जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम होगा। हमारी वाली जो गिर गाय हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा कम होगा उनका मिल्क प्रोडक्शन। और हाँ, ब्राज़ीलियनों की जो 40 लीटर वाली गायें हैं उनके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा कि वो लोग ऐसी गायें कैसे तैयार करते हैं, इतना ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन जो है वो कैसे इंक्रीज़ करते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो में समझा दूंगा। तो यहाँ पर हो गया हमारा पहला पॉइंट जो कि था सिलेक्शन। जबकि दूसरा जो पॉइंट है वो है एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर आप कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन फील्ड लेवल। उन्होंने जो है वो फील्ड लेवल के ऊपर काफ़ी सारी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। वो लोग कई सालों से एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते आ रहे हैं। जबकि हम अगर आज भी देखते हैं अखबारों में, अगर कहीं पर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है तो अखबारों में न्यूज़ आती है कि ये जिले में या फिर ये राज्य में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है, काफ़ी बड़ी सिद्धि जैसे मिल गई हो, ऐसे हम लिखते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र को। क्योंकि हमारे यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी बहुत कम है। हालांकि सरकार जो है वो इस पर काफ़ी अच्छे से काम कर रही है और आने वाले 2-3 सालों में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है वो आपको काफ़ी अच्छा ग्रोथ उसका देखने को मिलेगा। और मैंने भी एक वीडियो पोस्ट की थी तकरीबन 1 से 10 जनवरी के बीच में, जो कि था एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के ऊपर। तो उस वाले वीडियो में क्या हुआ, मुझे किसी बंदे का कॉमेंट आया कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र गलत है, ये क्रॉस ब्रीडिंग है, ये नहीं करना चाहिए। और ये कमेंट जो है वो पढ़कर मैं कितना हंसा हूँ वो मेरा मन जानता है। क्योंकि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का और क्रॉस ब्रीडिंग का कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर उस बंदे ने मेरा वीडियो जो ठीक से देखा होगा तो उसे सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, लेकिन नहीं,
उन्हें तो सिर्फ विरोध करना है, आकर लिख कर चला गया कि क्रॉस ब्रीडिंग है। फिर भी कोई नहीं, आप सब लोग को बस यही मेरी गुजारिश रहेगी कि नई नई टेक्नोलॉजी जो आती है मार्केट में, उनका आप खुलकर विरोध ना करें, उन्हें पहले ठीक से समझें। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें गलत है, उसके बाद ही आप उनका विरोध करें। अगर हम बिना सोचे समझे नई नई टेक्नोलॉजी का विरोध करने रहेंगे और कहेंगे कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, तो गिर गाय कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगी। हम कभी भी ब्राज़ील को जो है वो कंपटीशन भी नहीं दे पाएंगे गिर गायों के मामले में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ब्राज़ील में काफ़ी अच्छी हैं हमसे। टेक्नोलॉजी, कई सारी टेक्नोलॉजी तो ऐसी हैं जो कि आज तक हमने उनका नाम भी नहीं सुना है और वो लोग अभी भी उन पर काम कर रहे हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। और अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट के ऊपर, जो कि है फीडिंग एंड मैनेजमेंट। फीडिंग एंड मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आपने ब्रीडिंग अच्छे से किया, सिलेक्शन अच्छे से किया, लेकिन अगर आपका फीडिंग और मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आपकी गाय जो है वो कभी भी अपने मिल्क प्रोडक्शन में इंक्रीज नहीं कर पाएगी। उनका जो मैक्सिमम आउटपुट है वो आप नहीं ले पाएंगे। तो इसके ऊपर भी आपको ब्रीडिंग के जितना ही ध्यान देना होगा। और अब बात करते हैं कि ब्राज़ील हमसे इन सब में कैसे आगे है। तो देखिए, पहली चीज़ तो ब्राज़ील देश जो है उसका जो विस्तार है वो हमसे कहीं ज़्यादा बड़ा है। शायद 2.5 या 3 गुना ज़्यादा उनका जो विस्तार है वो हमारे देश से बड़ा है। और जबकि जो उनका ह्यूमन पॉपुलेशन है, इंसानों की संख्या, वो बहुत ज़्यादा कम है। इसके कारण जो है उनके पास काफ़ी सारे खेत है और मैदान भी काफ़ी सारे हैं उनके पास हमारे कंपैरिजन में। जबकि हमारे यहाँ पर गोचर तो सिर्फ अब नाम के ही बच गए हैं। तो उनके पास काफ़ी सारे मैदान हैं बड़े बड़े, जहाँ पर उनकी गाय जो है वो चरने जा सकती हैं। तो अगर गाय जो है वो खुले में रहेगी, अपने कुदरती माहौल में रहेगी, तो जो ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करेगी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वेटनरी साइंस भी मानता है कि अगर पशु को जो है वो आप खुला रखोगे, खुटे से बांध कर नहीं रखोगे, तो वो जो है वो आपको आधे लीटर से लेकर 2 लीटर दूध ज़्यादा देगी। ये वेटनरी साइंस का कहना है। तो ये एक चीज़ जिसमें कि ब्राज़ील हमसे आगे है। और दूसरी चीज़ जो कि फीडिंग में है, वो है उनके पास कई सारे अलग अलग वेराइटी के फीड्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप देखोगे झिंझवा, नेपियर और कई सारे दूसरे जो है वो भी भारत में भी अवेलेबल है। लेकिन फिर भी ब्राज़ीलियन जो है वो हमसे थोड़े आगे है। तो फीडिंग के मामले में भी वो हमसे कहीं ना कहीं आगे है। और लास्ट का जो पॉइंट है हमारा, वो है कलिंग एंड स्लॉटरिंग। कलिंग का मतलब होता है कि हटा देना, यानी कि डेयरी फार्म के ऊपर आपके पास कोई ऐसा पशु है जो कि अनप्रोडक्टिव है, बूढ़ा हो गया है, या फिर कोई दूसरी दिक्कत है जैसे कि बार बार रिपीट हो रहा है, और या फिर आप कह सकते हैं ब्रुसेलोसिस जैसा अगर कोई रोग हो गया है जिसका कि इलाज करना जो है वो नामुमकिन है, तो उन सभी एनिमल्स को अपने फार्म से हटा देना, उसे कहते हैं कलिंग। और स्लॉटरिंग का मतलब है उन्हें कत्ल खानों में भेज देना, स्लॉटर हाउसेस में भेज देना और उन्हें मार देना। तो वैसे तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम गायों के साथ नहीं करते और करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन ब्राज़ील में ये सारी चीज़ें होती हैं, जिसके कारण जो अनप्रोडक्टिव एनिमल है, जो मिल्क प्रोडक्शन कम दे रहे हैं, उनको सीधे ही कत्ल खानों में भेज दिया जाता है। तो उन पर आपको कोई दूसरा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उनके खान पान की भी कोई व्यवस्था करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और उसके बदले में आप जो आपके पास अच्छे एनिमल्स है, आप उनके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। तो इम्प्रूवमेंट के लिए ये भी एक टेक्निक है, कलिंग एंड स्लॉटरिंग, जो कि किसी भी डेयरी फार्म को अगर आपको प्रॉफिटेबल चलाना है तो कलिंग एंड स्लॉटरिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लॉटरिंग आप हटा दो, लेकिन कलिंग तो आपको जो है वो ठीक से आना ही चाहिए, क्योंकि जितने एनिमल आपके पास हैं उनमें से किन एनिमल्स को आपको हटा देना है वो आपको हमेशा समझ जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। और हाँ, इस चीज़ का एक नुकसान भी है, अगर आप अच्छे वाले पशुओं को रखोगे और बुरे जेनेटिक मेकअप वाले या फिर बुरे जो मिल्क प्रोडक्शन में है उन सारे ही पशुओं को अगर आप मार दोगे, तो आपके पास जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, जैव विविधता, वो आपके पास बहुत कम बचेगी। और इसी के कारण जो है वो ब्राज़ील आज भी हमारे पास आता है और यहाँ से सीमन लेकर जाता है, क्योंकि वो अच्छे अच्छे कुछ ही बुल्स को वो यूज़ करते हैं। और उनमें से भी अगर उन्हें लगता है कि इस बुल की जो बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छे नहीं आ रहे, तो वो उस बुल के सीमन भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उस बुल के जो बच्चे हैं उन्हें भी वो सीधे ही स्लॉटर हाउसेस में भेज देते हैं। और इसी के कारण जो है वो क्या होता है कि सारे ही जो बच्चे होंगे वो एक जैसे जेनेटिक मेकअप वाले हो जाएंगे कुछ सालों बाद, 10-20 सालों बाद। तो फिर से अगर इनब्रीडिंग ना हो, उसके लिए वो जो है वो हमारे देश में वो आते हैं और नए नए बुल्स के जो सीमेन है या फिर एम्ब्रियो है वो लेकर यहाँ से जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि वो लोग हमारे यहाँ पर क्यों आते हैं सीमेन लेने के लिए, आज भी अगर उनके पास बेहतरीन गाय हैं, तो उसका कारण ये है, सबसे ज़्यादा और मुख्य कारण यही है। तो यहीं पर जो है वो हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है और आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें जो है वो मैंने ठीक तरीके से समझाई हैं और आपको समझ में आ गई होंगी।
लेकिन अगर फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बता सकते हैं। और हाँ, आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही में चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर मेरे चैनल पर जाकर वीडियोस देखिएगा। आपको कई सारे गिर और जाफराबादी के बारे में अच्छे अच्छे वीडियोस मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगे।